हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी हार्टलेस सीओ एपिसोड 18। कहानी का टाइटल है हेलो मिस्टर डिसेंट। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो बात यह हमारी हो रही थी मिस्टर डिसेंट की, तो चलिए उन्हीं के बारे में बात करते हैं। मिस्टर डिसेंट की बात सुनकर स्वीटी बोलती है, एक बात कहूँ मिस्टर डिसेंट। हाँ स्वीटी, आप कभी मुस्कुराते क्यों नहीं हो? अपनी शक्ल पर मास्क क्यों लगाते हो? मिस्टर डिसेंट, मुस्कुराना मुझे पसंद नहीं है, मुझे ऐसे ही जीना पसंद है। स्वीटी मिस्टर डिसेंट के गले लग गई, लेकिन मिस्टर डिसेंट ने उसे नहीं पकड़ा। वह बस चुपचाप वैसे ही अपने घुटनों के बल बैठा रहा। वह कुछ सोच रहा था। उसकी आंखों में बहुत कुछ दिखाई दे रहा था जिसे हर कोई पहचान नहीं सकता था। कुछ देर के बाद स्वीटी उससे अलग होती है और बोलती है, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एक दिन आप भी मुस्कुराएंगे और उस वक्त मुझे जाकर मिलना, क्योंकि मुझे आपको मुस्कुराते हुए देखना और आपका पूरा चेहरा देखना है। स्वीटी की बातों को सुनकर उस आदमी के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। वह बस खामोशी से उसे देख रहा था। उसने स्वीटी के माथे पर हाथ रखा और अपनी दमदार आवाज़ से बोलता है, जाओ, मैं तुम्हें सबके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, वह ले लो। स्वीटी खुश हो गई और ताली बजाते हुए वहाँ से चली गई। सारे बच्चे अपना गिफ्ट देकर बहुत खुश थे और खुशी से उछल रहे थे, अपने अपने खिलौनों के साथ खेल रहे थे। मिस्टर डिसेंट अपनी जगह से खड़े हुए और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ना वह गुस्से में था, ना ही वह मुस्कुरा रहा था। वह तो एक पत्थर दिल और भावहीन चेहरे के साथ ही खड़ा था और ग्राउंड में उन बच्चों को खेलते हुए देख रहा था। ऐसा लग रहा था वह जिंदगी को बस जी रहा है, खुश नहीं था। उसने गहरी सांस ली और बोलता है, जिस राह पर मैं निकला हूँ उसकी मंजिल तक का तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन बस वह मुझे अच्छी लगती है, इसलिए उसे अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता हूँ। बाकी मुझे नहीं पता है कि मुझे उससे क्या मतलब है, मैं उससे क्या चाहता हूँ, लेकिन उसके बेचैन चेहरे को देखकर मेरी बेचैनी दूर हो जाती है। एक पल का ही सही, लेकिन मुझे सुकून मिल जाता है। मैं चैन की सांस ले पाता हूँ और मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है। इतना कहकर वह आदमी बिना उन बच्चों से मिले और बिना उनसे कुछ कहे ही वहाँ से चुपचाप चला गया। स्वीटी ने उसे जाते हुए देख लिया था, लेकिन उसने उसे रोका नहीं, बल्कि वह मुस्कुराने लगी और खुशी से बोलती है, एक दिन इसी दरवाजे से आप बहुत बड़ी वाली मुस्कान लेकर मेरे सामने आओगे और सामने से मुझे अपने गले लगाओगे और मुझसे प्यारी प्यारी बातें भी करोगे। उस दिन मैं आपका पूरा चेहरा देखूंगी। स्वीटी वापस बच्चों के साथ खेलने लगी। एक दिन गुजर गया। दोनों घरों में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी, जिसमें अथर्व को तो कोई मतलब नहीं था। वो तो बस शादी के दिन का इंतजार कर रहा था और पूरा दिन बस मीटिंग करता रहता। अवनी उसके ऐसे बर्ताव से काफ़ी परेशान थी, लेकिन वो बस शादी होने का इंतज़ार कर रही थी। आज डार्क मिशन में धूमधाम मची हुई थी। कल सुबह अथर्व की सगाई और ओब्रॉय हाउस में होने ही वाली थी। शाम को हल्दी का फंक्शन अपने अपने घर पे होने वाला था। छोटी सी मीठी उर्फ यानी मेरी प्यारी मिस्टी पूरे घर में इधर उधर घूमते हुए भागते हुए बोले जा रही थी, ये मेरे भाई की शादी होने वाली है, मेरी भाभी आने वाली है, आई एम सो हैप्पी। मीठी की खुशी देखकर अवनी मुस्कुराते हुए शीला से बोलती है, चलो हमारी मीठी को तो बहुत खुशी है कि उसे भाभी मिलने वाली है। शीला, सही कहा आपने भाभी। वैसे आपने वंश और वैशाली को इन्फॉर्म कर दिया है ना कि कम से कम अपने भांजा भांजे की शादी के लिए तो वो लोग आ ही जाए। इतना भी क्या बिजी रहना जनाब का। अवनी, मेरे वंश से तो बात हो गई है,
वो आज देर रात तक आ जाएगा और साथ में वैशाली भी आ जाएगी, शीला और मान्य, अवनी। जाहिर सी बात है बेटा भी साथ में ही आएगा, वह अभी छोटा ही है। शीला के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह बोलती है, जब भी वंश इस घर में आता है तो पूरे घर में रौनक सी छा जाती है। एक वंश ही ऐसा इंसान है जिससे अथर्व थोड़ी बातें तो कर लेता है, कुछ देर के लिए ही सही। अब सही कहा तुमने, बस एक इसी चीज का बेनिफिट है कि अथर्व वंश से बात कर लेता है और उसके साथ थोड़ा ठीक रहता है, बाकी तो किसी से वह बोलता भी नहीं है। पूरी शादी में अब अथर्व के साथ वंश ही रहेगा ताकि अथर्व को भी अच्छा महसूस हो। शीला, सही कहा आपने, अथर्व के साथ वंश रहेंगे और इस मीठी के साथ हमारा मान्य भी आ रहा है ताकि इसका भी मन लगा रहेगा। दोनों देवरानियां जेठानियां आपस में ही बातें कर रही और सारी तैयारियां करने लगी। सगाई के फंक्शन में ज्यादा मेहमानों को नहीं बुलाया गया था, सिर्फ घर वाले ही उपस्थित होने वाले थे। लेकिन शादी के बाद जो रिसेप्शन होने वाला था उसमें काफी सारे मेहमान और बिजनेसमैन आने वाले थे, क्योंकि अथर बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और उसका नाम पूरी दुनिया में है। और अगर उसकी ज़िंदगी में कोई छोटी बड़ी भी बात होती है तो पूरी दुनिया को पता चल जाता है। और यहाँ तो अतर्फ की ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, उसकी शादी होने वाली है, तो इसकी जानकारी तो पूरी दुनिया को होनी ही चाहिए थी और ये ज़रूरी भी थी। आखिर में पूरी दुनिया भी ये जानने के लिए बेताब होती है कि हमारे गुस्सैल और खड़ूस सीओ साहब की होने वाली दुल्हनिया कौन है, वे किसके साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। वहीं शाम के 7 बजे रूहानी अपने कमरे में ड्रेसिंग टेबल के सामने स्टूल पर बैठी हुई थी, कांच में खुद को देख रही थी। उसके पीछे उसकी बुआ खड़ी हुई थी, उसे तरह तरह के दुपट्टे और साड़ी उड़ा रही थी और खुशी से बोल रही थी, आज मेरी प्यारी सी बच्ची, मेरी छोटी सी गुड़िया कितनी प्यारी लग रही है। जिसकी भी साड़ी है सब मैंने खरीदी है, ये सब तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी लग रही हैं। चलो एक टेंशन तो खत्म हुआ, कुल मिलाकर पूरे 2 महीने की साड़ियों का बंदोबस्त हो ही गया और बाद में आगे तुम खरीदती रहना जैसे जैसे तुम्हें पसंद आए, ठीक है। रूहानी ने हाँ में सर हिला दिया। उसके उदास चेहरे को देखकर उसकी बुआ रम्मा जी बोलती हैं, अरे बेटा, इतना उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे होने वाले पति की तस्वीर देखी है मैंने, बहुत हैंडसम है, वह बहुत खुश रखेगा तुम्हें। मानती हूँ शादी जल्दी हो रही है, लेकिन अच्छे घर में तो हो रही है ना, अच्छे इंसान से हो रही है, तो यूँ उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 दिन शादी के फंक्शन चलेंगे तो मुस्कुराती रहना ताकि फ़ोटोज़ अच्छी आए, वरना तरबूज जैसी फ़ोटो आएंगी तुम्हारी। रूहानी मुंह बनाते हुए बोलती है, क्या आप भी बुआ, मुझे सीधा तरबूज ही बोल दिया, मुझे कुछ और ही बोल देती, जैसे कि एप्पल। वैसे भी मैं एप्पल की तरह गोरी गोरी हूँ ना। रमा, वही तो मैं कह रही हूँ कि तुम इतनी सुंदर हो, एकदम सेब की तरह लाल लाल, तो हमेशा मुस्कुराती रहो, भगवान तुम्हें और ज़्यादा खुशियाँ देंगे, ये मेरा आशीर्वाद है। इसके अलावा जितने भी तुमने अच्छे कर्म किए हैं उन सब का फल तुम्हें मिलेगा, लेकिन इंसान को अपनी ज़िंदगी में हमेशा मुस्कुराते हुए रहना चाहिए। अब खुश हो जाओ, कल से तुम्हारी नई ज़िंदगी की शुरुआत हो रही है और बहुत काम करना है। सुबह सगाई है, फिर शाम को हल्दी, फिर अगले दिन शादी, फिर मेहंदी, तो सब कुछ जल्दी जल्दी करना होगा। हालांकि ज़्यादातर काम निपट चुके हैं और जो छोटा मोटा काम बचा है वह तो हम सब घर वाले ही करेंगे। ऐसा करो रूहानी कि तुम थोड़ी देर सो जाओ, क्योंकि अब 2 दिन तक तुम्हें सोने को नहीं मिलेगा और फिर शादी की रात को तो शायद काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ जाए। इतना कहकर रमा जी मुस्कुराने लगी। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। रूहानी ने हैरानी से अपनी बुआ की तरफ देखा और बोलती है, बुआ जी, आप अपनी उम्र के हिसाब से बातें कीजिए, कैसी बातें कर रही हैं, आपको
अपनी भांजी के साथ ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती क्या? रमा, इसमें शर्माने वाली बात क्या है? यह तो प्राकृतिक चीज़ें हैं, हर किसी के बीच में होती हैं। मैं भी उस दौर से गुजरी हूँ और तुम भी उस दौर से गुजरने वाली हो। तो तुम्हें सलाह दे रही हूँ कि उस रात को तुम्हें नींद नहीं आने वाली, और नींद लोगी तो भी तुम्हें नींद लेने नहीं दिया जाएगा। रमा की बातें सुनकर रूहानी के तो रोंगटे ही खड़े हो गए। वे इधर उधर देखने लगी। उसकी ऐसी हरकतें देखकर रमा को बहुत हंसी आ रही थी और वह मुस्कुराते हुए बोलती हैं, तुम्हें छेड़ने में बहुत मज़ा आ रहा है। अब तो देखो 2 दिन तक तुम्हें मैं कितना छेड़ती हूँ। इतना कहकर रमा वहाँ से चली गई। रूहानी की बुआ यानी रमा जी काफ़ी चुलबुली और मजाकिया मिजाज की हैं। उनकी उम्र भी काफ़ी है, लेकिन वह हमेशा से बच्चों की तरह ही बर्ताव करती हैं और रूहानी उन्हें अपनी बेटी जैसी ही प्यारी है। उसके साथ वे काफ़ी अच्छा बर्ताव करती हैं, उसे माँ की तरह रखती हैं। रमा जी का एक बेटा है जो कि विदेश में रहता है और वह इंडिया में बहुत कम ही आता है, और वह अपनी बहन की शादी में भी वह भी नहीं आ रहा है क्योंकि वह बहुत ज़्यादा बिज़ी है। रमा जी मुंबई शहर में रहती हैं, लेकिन अपनी भतीजी की शादी के लिए वह बेंगलुरु से आई हैं और उन्होंने सारी जिम्मेदारियां भी अच्छे से संभाल भी ली है। रूहानी को भी वह सब कुछ अच्छा लगता है, उनके साथ टाइम एक्सपेंड करना, और वह धीरे धीरे रूहानी को शादी के बारे में भी बता रही हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी कहानी का ये पार्ट? आई होप पसंद आया हो। कहानी अच्छी लगती है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ मेरी इस स्टोरी को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है? तो चलिए, मिलती हूँ कहानी के अगले पार्ट में। तब तक आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए और सुनते रहिए हार्टलेस सीओ सिर्फ टिनी FM जान के साथ।